अक्सर कई बार कई लोगों के द्वारा अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारे संविधान में और उसमें अन्य लॉ में कहीं भी जब ये वर्णन आता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस किस आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसके वंश के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और धर्म के आधार पे, जब ऐसी व्यवस्था है आर्टिकल 15 में हमारे जो भारतीय संविधान में, फिर भी अगर जो ऐसी व्यवस्था होने के उपरांत भी जो अलग अलग लॉ बन के आए हैं उनमें भेदभाव क्यों किया जाता है? ऐसा ही प्रश्न बार बार लोगों के द्वारा पूछा गया है और उसी का मैंने सोचा कि जवाब देने का मैंने प्रयास किया है, जो कि एक वीडियो के माध्यम से उसको जवाब दिया जाए, जिससे सभी लोगों को उनका उत्तर मिल सके कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वो क्यों होता है। जबकि आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में, जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में ये वर्णित है कि ऐसे ऐसे आधार पे उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर भी भेदभाव क्यों किया जाता है? रीजन क्या है इसके पीछे? क्या औचित्य, क्या कारण निकल के आता है कि जो इसमें भेदभाव करने के लिए जो हमारे प्रदेश की जो सरकारें हैं वो ऐसा कानून बनाती हैं या सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कानून बनाती है? तो जब ये संविधान बन रहा था उस वक्त संविधान निर्माताओं ने ये सोचा, अगर जो तरीके से किसी के पक्ष में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक दूसरा पक्ष, एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सिक्के के दूसरा पहलू ये है कि अगर जो किसी के साथ अगर जो भेदभाव नहीं करेंगे तो जो समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको सही तरीके से जो अपनी उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ेंगे? उनके जो अधिकार हैं किस तरीके से वो उनको मिलना चाहिए? क्योंकि अगर जो एक वर्ग है वो सक्षम है सही तरीके से सारी सुविधाएं पाने के लिए, वो सारे प्रयास कर सकता है, सब तरीके से वो अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन जो एक गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको जो अपर क्लास है और वो जो नीचे है उनको एक लेवल पे कैसे लेकर आया जाए? तो यही समस्या को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन या अन्य तरीके के जो लॉ हैं, जो कि ये वुमेन और बच्चों से रिलेटेड, जो कि बहुत शोषित है, जो कमजोर माने गए हैं हमारे समाज के लोग, उनको उत्थान के लिए जो हमारे लॉ बनाए गए हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरीके के जो लॉ बनाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों उनको अडॉप्ट किया जाता है। तो सामान्यतः तौर पर, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि कोई भी लॉ जब भी बनता है तो उसका यूज होना तो शुरू हो जाता है, लेकिन यूज होने के उपरांत उसका मिसयूज होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी एक घटना मेरे सामने घटित हुई है अभी कल ही परसों की, जो एक लखनऊ क्षेत्र के जनपद में अंतर्गत आती है। उसमें जो सामने मैंने देखा है उसको देख के, क्योंकि घटना के वक्त तो मैं तो उपस्थित नहीं था, लेकिन उसके जो परिणाम निकल के सामने आते हैं कहीं ना कहीं सोचने पर ये विवश कर देते हैं कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट होने के उपरांत पत्नी अपने मायके वालों को फोन करके किसी भी माध्यम से उनको अपने घर पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बुलाती है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी अपनी जो पत्नी थी उसको साथ में मारा पीटा तो बहुत हद तक मारा, जिसका तो मेडिकल भी होना चाहिए था और कई जो उनके नाजुक अंगों पे भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। और उसके उपरांत भी जो पत्नी थी उसके मायके वालों को भी, माता पिता को भी बहुत मारा पीटा। उनकी भी चोटों देख के जो ये आभास होता है, लेकिन अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है शासन की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है। FIR दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणों के बस क्या रीजन रहा हो वो रीजन तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंततः उनकी FIR तक नहीं दर्ज की गई, मेडिकल सभी लोगों का नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में अब उनकी FIR जो दर्ज होती है वो आप देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि जो FIR दर्ज होती है वो इन धाराओं में दर्ज होती है 294, 323, 504, 506 में, यानी कि सभी बेलेबल ऑफेंसेस, सभी में बिना जेल जाए हुए जो उनके ससुराल पक्ष के जो व्यक्ति हैं उनको आसानी से जमानत मिल जाएगी। और यहाँ तक कि जो घटना घटित हुई है, यानी कि जो पत्नी है उसकी जो मॉडेस्टी है उसको भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, लेकिन FIR में ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं आया, कहीं कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि हाँ, जो वादी थे, जो पत्नी थे, उसके घर वालों ने सही तरीके से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके और सही जो सेक्शन जो इम्पोज होने चाहिए थे, जो एलिज होने चाहिए थे, वो नहीं हो सके। अब यहाँ पुलिस या प्रशासन की तरफ से या जो भी दबाव रहता हो, उनमें जो एप्लीकेशन ली जाती है उसको पलट के एक नई एप्लीकेशन जो थाने में तैयार करवाई जाती है। तो जो वादी जो एप्लीकेशन लेके गया था उस एप्लीकेशन, उस तहरीर पे FIR न दर्ज करके एक नए तरीके से एक नई FIR दर्ज कराई जाती है, जिसमें
उन लोगों की जो सही घटना कारित की गई है उस घटना के आधार पर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो ये सब सारे कारण हैं, सारे मेंशन होते हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी भी मैंने बताया है कि अगर जो कोई लॉ तो बना हुआ है, लेकिन लॉ बनाना तो आसान है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करना और उसको सही व्यक्ति तक, जो समाज का एक अंतिम व्यक्ति है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या सभी तरीके से सभी लोग सक्षम हो पाते हैं? तो ऐसी स्थिति में लॉ तो बना हुआ है, लॉ सब कुछ सही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन सही घटना कारित की गई है उसकी डिटेल तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना में अगर जो कोई एफआईआर अगर समुचित तरीके से दर्ज हो जाती है तो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं उनको सही तरीके से समुचित सजा मिल जाएगी और एक समाज में एक नया संदेश जाता है कि हाँ, विधि का जो स्कोप है हमारे तक भी पहुंच उसकी रखता है। तो बात करते हैं आज के वीडियो में, और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा, अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें, तो उनको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके और वो सही निर्णय ले सके। और अंततः एक चीज और देखने को मिलती है कि अगर जो एंट्री मिलना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए, बात वहीं पे फिर घूम फिर के यही आती है कि अगर जो पत्नी नहीं कमा पा रही है और सक्षम नहीं है कमाने के लिए, और अगर जो पति सक्षम है तो उसकी सक्षमता को देख के ही जो माननीय न्यायालय है उसको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस अदा करने के लिए ऑर्डर करती है। अब ये देखना ये है कि अगर जो पत्नी लाचार है, वो कहीं तरीके के सक्षम नहीं है और वो अपने पत्नी धर्म का पालन करती है, सही भाव से सही तरीके से पत्नी की सेवा करती है, उसके बच्चों की देखभाल करती है, माता पिता का भी देखभाल करती है, उनके सही तरीके से जो उनका खाना और जो भी उनकी दवाइयाँ वगैरह वो भी प्रोवाइड करती है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी अगर जो पति ने उनको जो मार पीट के या किसी भी तरीके से जो घर से निकाल दिया है या उसको नहीं भी रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो शोषित वर्ग की जो महिला है वो कहाँ जाए और किस पर आश्रित हो, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या बनेगा, अपनी जो जीवन यापन की जो उसकी जो नीति है वो कैसे फॉलो करेगी। तो इसी के आधार पे जो नए तरीके हैं वो नए निकल के सामने आते हैं कि किस किस स्थिति में कब आपको मेंटेनेंस प्राप्त होना चाहिए, और मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए जो कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ शर्तें बनाई गई हैं उनको फॉलो करने के उपरांत आपको मेंटेनेंस प्राप्त हो सकता है। मेंटेनेंस अगर जो का आपने मुकदमा किया है तो मेंटेनेंस 2 बार में मिलता है या 2 तरीके से मिलता है, मगर या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब आप मुकदमा फाइल करते हैं, अपने तथ्य अपने कारण आप माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं और माननीय न्यायालय से ये प्रेयर करते हैं कि हमको इस आधार पे हमको अपने पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब उस स्थिति में माननीय न्यायालय ये निश्चित करती है कि किस स्थिति में आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए और किस स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट का जो सही तथ्य और सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसका पूरा ट्रायल करना पड़ेगा, और ट्रायल पूरे मुकदमे का 1 दिन में नहीं हो पाता है या 1 हफ्ते में नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को जो प्रथम दृष्टता में जो प्रतीत होता है, जो उसको सामने निकल के आता है, वो उस तरीके को देख के एक इंटरिम मेंटेनेंस की जो ऑर्डर पास कर देता है। कहने का मतलब ये वो जब तक मुकदमा चलेगा, जब तक वह चलेगा, उस दौरान तक इतना मेंटेनेंस जो एक कम से कम एक अमाउंट है जितने में उसकी जीवन यापन हो सके, वो अमाउंट का ऑर्डर पास कर देती है। और इसके विपरीत अगर जो पूरा ट्रायल होने के उपरांत उसको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, कितने हद तक पति की गलती है, कितने हद तक पत्नी की गलती है, ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय के सामने जब आ जाते हैं तो उस स्थिति में माननीय न्यायालय अपने ऑर्डर में पास करती है कि कितना अमाउंट पत्नी को मिलना चाहिए पति से, क्योंकि सारे तथ्य और सारे जो ग्राउंड है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुके होते हैं। तो सारे तथ्य और सारे ग्राउंड को मेंशन करते हुए और उनको विचार करते हुए, इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इंटरिम मेंटेनेंस तो कम होता है, लेकिन फाइनल मेंटेनेंस जब ऑर्डर पास करती है कोर्ट तो वो कुछ बढ़ा देती है या कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनल मेंटेनेंस पास करने का औचित्य इतना ही है कि उस वक्त सारे तथ्य और सारी परिस्थिति को देखते हुए माननीय न्यायालय फाइनल ऑर्डर में फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करती है। और इसके अतिरिक्त किस परिस्थिति में अब अपनी पत्नी जो है अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पत्नी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक पत्नी धर्म पालन करने वाली एक अच्छी विवाहिता पत्नी है और किसी अन्य तरीके से या किसी अनुचित तरीके से कोई भी कार्य नहीं करती है, कभी किसी के साथ एडल्ट्री में नहीं रहती है, कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करती है, पति का जो कहना होता है वो सब कुछ मानती है। ये सारी तथ्य और सारी बातें आपको माननीय न्यायालय के समक्ष रखनी पड़ेंगी, जिससे माननीय न्यायालय आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सके।
और इसके उपरांत और पत्नी को ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में वो रह रही है, और उसके उपरांत भी उसके पास कोई भी आय का अन्य स्रोत नहीं है और कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी अन्य न्यायालय से कोई भी गुजारा भत्ता का जो रकम है या मेंटेनेंस की जो रकम है उसको प्राप्त नहीं हो रही है। केवल और केवल जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है यही एक प्रार्थना पत्र है जिसमें पत्नी ने अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए प्रेयर किया है। और एक अन्य तथ्य है, उसमें आपको पत्नी को ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पति जो अपने घर से उसने निकाल दिया है और वो पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं आई है या मायके में रह रही हो या अन्य किसी स्थान पर रह रही हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं आई है, उसको पति ने निकाल दिया है, मारपीट के निकाल दिया है। अगर जो वो वहाँ रहती तो उसके विरुद्ध और भी गंभीर प्रकृति के अपराध कारित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पति ने उसको घर से निकल जाने के लिए मजबूर किया है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो पत्नी अपने जो ससुराल वाले जो घर से वहाँ से निकल के कहीं अन्य स्थान पर निवास कर रही है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से घर से निकल के नहीं आई है, ना ही उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा हुआ है। और पति ने क्या क्या गलतियां किया है, क्या क्या गलती जो उसके करने वाली आपको पता है कि आपके पास उसके प्रूफ है। तो ये सारे प्रूफ जब आप मेंटेनेंस का इंटर मेंटेनेंस लेने के उपरांत तो मेंटेनेंस का बाद अब जब डिसाइड होगा उस वक्त आपको अपना साक्ष्य देने का अवसर मिलेगा। तो अपने साक्ष्य में ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी माननीय न्यायालय के सामने कि किस इस स्थिति में क्या क्या गलतियां क्या क्या उसके विरुद्ध अपराध कारित किए हैं उसके पति ने या उसके पतियों के जो रिश्तेदारों ने। तो ये सारी तथ्य ये सारे फैक्ट आपको अपने जो पिटीशन है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारे तथ्य और ये सारे फैक्ट को कंसीडर करते हुए अगर जो माननीय न्यायालय को ये लगता है कि आप जो कह रही हैं वो सत्य है एवं बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बनावटी तथ्य या झूठी कोई घटना नहीं लिखी गई हुई है या नहीं कारित की गई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर पास कर देगी। आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए तथ्य पे, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।